सेक्शन में क्या चल रहा था हमारा? रिफ्रैक्शन। एक चीज समझो तुम, मैं एपेरेंट डेप्थ बता रहा था तुम्हें पिछले लेक्चर में। क्या टॉपिक बता रहा था? एपेरेंट डेप्थ बता रहा था। अब देखो एपेरेंट डेप्थ में क्या आएगा। मान लो ऑब्जर्वर इधर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये mu1 ये mu2। मैं ये मान के चल रहा हूँ mu1 इज ग्रेटर देन mu2। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो तो इसकी इमेज देखनी है आपको। तो अगर ऊपर इमेज देखोगे तो देखो जो रे सीधी जाएगी वो तो कहीं मुड़ेगी, सीधी की सीधी चली। जो हल्की सी इधर जाएगी वो किधर जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल, किधर जाएगी? कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो mu2 रेयर मीडियम है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। बात समझ में नहीं? ठीक है, एक रे और मान लो, तो जब इधर रे आएगी तो आई इधर होगी। क्या बात समझ में नहीं? तो अब मैं क्या बता, अगर मैं इन दोनों रेज को पीछे करके मीट करवाऊंगा तो मेरी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? कुछ ऊपर बनेगी। तो अगर ये डिस्टेंस d है तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? d से कुछ कम होगी। तो ये वाली जो डिस्टेंस इसको मैं y मान लूंगा, तो y किसके बराबर आ जाएगा? b को मल्टीप्लाई करना है ग्रेटर देन 1 फैक्टर से या लेस देन 1 फैक्टर से। यार ग्रेटर से 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते तो ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं चाहिए ना, अभी तो कम आ रही है ना d से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लेस देन 1 फैक्टर। तो आप mu2 by mu1 से मल्टीप्लाई करोगे mu1 by mu2 से, mu2 by mu1 से मल्टीप्लाई करोगे, बात खत्म। क्योंकि ये फैक्टर क्या है? लेस देन 1 है, तो ये चीज क्या आ जाएगी? d से कम आ जाएगी। तो लॉजिक समझ में? आपको बस हमेशा ऐसे ही बनाना है। जैसे एक और एग्जांपल बनाता हूं, ये mu1 है, ये mu2 है, तो सेम ही रखते हैं mu2 और mu1। लेकिन इस बार क्या ऑब्जेक्ट इधर है, ये डिस्टेंस दी है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे तो इधर होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस बार टुवर्ड्स द नॉर्मल, सॉरी। अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को अगर पीछे मीट करवाओगे तो कुछ यहाँ मीट करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है x d से ज्यादा है d से कम, तो अगर x किसके बराबर आ जाएगा? d लेस देन 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे ग्रेटर देन 1 फैक्टर से, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? mu1 by mu2 से। अभी भी नहीं आया लॉजिक समझ? पक्का समझ में आ गया अच्छे तरीके से? तो लिख लो ये बात, तो मैंने तुम्हें समझाया था किस तरीके से tan थीटा लेके थीटा इज स्मॉल आया है। तो ये जो शिफ्ट है ये कितना आया है? ये तो शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट किसके बराबर है? अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूं d में से y माइनस कर दूं, क्या क्या मैंने तो ये क्या आ जाएगा? d कॉमन आ जाएगा, आया ना? d में से y माइनस कर दूं तो d कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा? 1 माइनस mu2 by mu1। क्या बात समझ में आ गई? ध्यान से समझने की बात समझ जाऊंगा।
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जिसमें भी ऑब्जेक्ट है ना, इंसिडेंट रे जहाँ पे भी प्रेजेंट है, आप क्या करो, इंसिडेंट रे तो इसमें में प्रेजेंट है ना, इंसिडेंट रे तो इसमें है, तो इसका रिफ्लेक्टेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में लिख दो। हाँ यार, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू टू। हाँ यार, ये एयर होता तो सीधा ये न्यू आ जाता, तो यहाँ पे ये तो एयर होता तो ये वन आ जाता, तो नीचे न्यू आ जाता। तो जनरल फॉर्मूला याद रखना, शिफ्ट का, शिफ्ट का डी वन माइनस वन बाई यू, जो शिफ्ट आया लिख लो ये बात। ये फॉर्मूला रट लेना, भी यूज करवाऊंगा सीधा। ना भी लिख लिया, अब देखो मिटा दो। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं एकदम फटाफट, है ना। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है। देखो समझ आ गया, यहाँ पे एक फिश है, ये डिस्टेंस 48 है, इसके ऊपर यहाँ पे एक बर्ड है, ये जो डिस्टेंस है 36 है, ठीक है। पहला पार्ट आपको ये बताना है कि बर्ड को फिश कितनी दूर दिखाई देगी। क्या कहा मैंने, बर्ड को फिश कितनी दूर दिखाई देगी। दूसरा है फिश को बर्ड कितनी दूर दिखाई देगी, है। देखो बताओ, पहली बात बताओ, ऐसे याद रखा करो कि पानी के अंदर जब कोई चीज देखते हो तो ऊपर दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है। पानी के अंदर कोई चीज रखी हुई है ऊपर दिखाई देती है, तो जस्ट उसका उल्टा हो जाता है बाद में, है ना। अगर पानी से किसी चीज को दिखोगे तो दूर दिखाई देती। अब देखो ऐसा करते हैं, अगर यहां से देखा जाए
पहले कौन देख रहा है? बर्ड अपीयर होनी चाहिए ना, तो ये बर्ड को देखिए, तो ये इससे दूर दिखाई देनी चाहिए, पास दिखाई देनी चाहिए। फिश देख दूर दिखाई देनी चाहिए, तो इससे कुछ ज्यादा डिस्टेंस होनी चाहिए। तो कितनी ज्यादा होनी चाहिए? 36 को मल्टीप्लाई कर दो कौन से फैक्टर से? ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? ग्रेटर देन 1। व्हाट डिवाइडेड बाय 4/3? तो 1 का कोई फर्क नहीं, इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 4/3। तो ये कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहाँ से जो बर्ड है, यहाँ से 48 मीटर ऊपर दिखाई देगी, तो यहाँ से हम ऊपर 48 मीटर दिखाई देगी, तो 48 ऑलरेडी ये है, तो कितनी दूर पर दिखाई देगी फिश को अपने आप? 96 है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 96 मीटर। क्या लॉजिक समझ में आ गया? अब मेरे को फटाफट ये बताओ, बर्ड की फिश कितनी दूर दिखाई देगी? कितना? थर्टी सिक्स है ना? 36 तो यही है यार। इसमें 96 कैसे आया? इसमें 48 क्यों नहीं दिखता? 72 पानी में कुछ ऊपर दिखाई देगी, तो 48 को 3/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 36 आ जाएगा। आया ना? और 36 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से कितनी दूर दिखाई देगी? तो बस अब बता दो 36 क्यों दिया? जब इसमें 96 है तो दूसरा जस्ट अपोजिट टू द क्वेश्चन है, तो उसमें ये डिस्टेंस नहीं ऐड करेगा, ये वाली डिस्टेंस ऐड नहीं करेगा, तो दूसरे का आंसर कितना आ गया? 72। ये लॉजिक समझ आ गया? ठीक है, बता दो। ये देखो, क्लास लैब है, एक ग्लास लैब है, ठीक है, इसकी थिकनेस मान लो टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका म्यू है। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हो, उसकी इमेज कहाँ दिखाई देगी? अगर यहाँ से एक रे जो सीधी सीधी जाएगी तो सीधी सीधी चली जाएगी, हाँ या ना? एक रे जो यूं जाएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? और व्यू थोड़ी सी यूं हो जाएगी, जैसे ये हो रही तो पैरेलल ही होगी। तो इसको अगर तुम पीछे एक्सटेंड करो, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे ये है, इन दोनों अगर पीछे कराकर मीट करवाओगे तो कुछ यहाँ पे मीट करेंगे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज यहाँ दिखाई देगी, आया ना? तो हमें ये निकालने शिफ्ट कितना है, क्या निकालना है? शिफ्ट कितना है? सिंपल तरीका है एकदम। कौन सा? t इंटू 1 माइनस 1/2 आया ना? बात समझ में आई? क्या आएगा? डिस्टेंस कौन सी लेनी है? ये वाली, ठीक है, ये बस ठीक है। तो इसको ऐसे कर दो, शिफ्ट किसके बराबर आ जाएगा? t इंटू 1 माइनस 1/2। खास बात ये
इस डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस कितनी है। जो शिफ्ट है ना वो हमेशा ये है t × 1 - 1/, आया ना। और शिफ्ट हमेशा किधर होगा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, इंसिडेंट रे इधर है तो एक्चुअली में ये आधी दिखाई देगी। क्या बात समझ में आ गई? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट आएगा, बात समझ में आ गई? देखो ये बात, देखो शिफ्ट इज always in the direction of, shift is always in the direction of incident ray. समझ में आ गया? थिकनेस मान लो 12 है, म्यू की वैल्यू मान लो 3/2 है, कितना शिफ्ट आएगा? कितना शिफ्ट आएगा? सीधा फॉर्मूला लगाओ, 12 × 3/2 आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1/3 आया। तो ये कितना आ जाएगा 4, तो 4 सेंटीमीटर का शिफ्ट आएगा इसका। कौन सी डायरेक्शन में पता चलेगी? ये लिख लिया, शिफ्ट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, पक्का? ठीक है, मिटा दो इसको, मिटा दो, पता चल गया ना कैसे सॉल्व करना है। अब देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक चीज देखना, ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? इंसिडेंट रे है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का बनना चाहिए। एक्चुअली में ये इससे दूर बनेगा, इससे पास बनेगा, फर्स्ट डायरेक्शन में बनेगा या सेकंड डायरेक्शन में बनेगा? ये थिकनेस की है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी है, करो सॉल्व। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अब ध्यान से देखना, इसकी इमेज क्या बनेगी, कुछ यहाँ पे जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर से अवे फ्रॉम द नॉर्मल, एक तो ये रे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड और एक रे रिफ्लेक्टेड यही होगी, तो दोनों यहाँ मीट कर लेना। तो देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में शिफ्ट आया ना, और शिफ्ट कितना है अभी 2 मिनट पहले बताया, अभी भी नहीं है बस, इसीलिए मैंने बोला कि शिफ्ट जो आना है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में आना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रे इधर है तो शिफ्ट इधर ही आना। क्या लॉजिक समझ में आ गया?
पक्का अच्छी तरह से मिटा दो इसको। ये देखो ये एक मीटर है, फोकस है इसका 15 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया इसका? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया या सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। मान लो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ रख देता हूँ, तो इसकी इमेज क्या बनेगी? यही बनेगी वापिस। मान लो मैं इसके बीच में एक स्लैब रख देता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 और थिकनेस 12 सेंटीमीटर। आपको ये बताने इस ऑब्जेक्ट को मेरे को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि वापिस जो इमेज बने ना वो ऑब्जेक्ट की, ठीक है? करो सब। फाइंड द चलो ऑब्जेक्ट को नहीं शिफ्ट करेंगे। फाइंड द displacement that should be made, displacement that should be made in the of the mirror so that image is again formed at the object itself, so that the image is again formed at समझ में आ गया? किसी बच्चे ने लिखा है मिरर को शिफ्ट करना है, याद रखना अमरीश, मिरर को शिफ्ट करना। तो देखो बता रहा हूँ, बता दो। अगर ये इधर जाएगी तो एक्चुअली किधर शिफ्ट हो जाएगी, इसकी इमेज कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? इधर से जो रेंज निकलेगी उसके लिए क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट कितना आगे खिसक गया है, 4 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, तो ये जो रेंज यहाँ से जारी होगी ये तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको लगेगा आगे से आ रही है। तो पहले जो रेंज अगर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर फिर से रिट्रेस करके जब ये चीज नहीं थी, तो जब ये 4 इसको ये लग रहा है कि 4 सेंटीमीटर से आगे खिसक गया तो इसको भी 4 सेंटीमीटर से आगे खिसका दोगे, हाँ या ना? तो फिर ये यहाँ से जो वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट है इसके लिए वो कहाँ कितनी दूर हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब ये यहाँ से जाने के बाद में अगर आप इसको 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आगे और कर दोगे तो फिर से इसके ऊपर जो रेंज आएगी यहाँ से निकलने के बाद में वो क्या है, स्ट्राइक करने लगेगी परपेंडिकुलर, फिर से अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, हाँ या ना? तो वापिस इमेज वहीं बन जाएगी। क्या बात समझ में नहीं? तो 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट
आए ना, मिरर को कितना शिफ्ट करना पड़ेगा 4 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट। क्या लॉजिक समझ में आ गया? मिटा दो इसको। एक बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, उसको समझना। कई बार पूछा जाता है ये कई लेयर है इसमें। T1 थिकनेस, T2 थिकनेस, T3 थिकनेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1, उल्टा लिख दिया, mu1, mu2 और mu3। और यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए, यहाँ से अगर ऑब्जर्व किया जाए तो ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर दिखाई देगा। तो ध्यान से सुनना, सिंपल मेथड है। अभी यहाँ से कितना नीचे है T1 + T2 + T3 आया। अगर ये दोनों लेयर नहीं होते तो कितना ऊपर दिखाई देता T1/mu1। मेरे तो पढ़ाई है तो आया। इस लेयर के कारण कितना ऊपर और दिखाई देता T2/mu2। और इस लेयर के कारण कितना ऊपर दिखाई देता P3/। तो अब इसकी जो एपरेंट डेप्थ आती है ना, ये मान लो कितनी आ जाती है, तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं y बोल दूं तो ये y डिस्टेंस है। क्या लॉजिक समझ में? सिंपल ही है। आया ना भाई, मैंने ये पूछा ना कि यहाँ से कितनी दूर है, मैंने शिफ्ट नहीं निकाला। अगर शिफ्ट निकालोगे तो इस पूरे को किसमें से माइनस कर दोगे T1 + T2 + T3, तो आपके पास आ जाएगा T1 माइनस वही वाला फॉर्मूला आ जाएगा जो शिफ्ट आया ना, तो सीधे कर लो जो शिफ्ट आया कितना कहाँ पे पहुंचा है। आया ना। अभी इसको मिटा। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस क्वेश्चन है, काफी पूछा जाता है। ध्यान रखना हो क्या पूछ रहे हैं, इस इंटरफेस से कितनी दूर है या फिर ये पूछ रहे हैं कि शिफ्ट कितना है। आया ना पक्का। तो ये शिफ्ट कैसे आता है T1 माइनस 1 - 1/mu1 T2 माइनस, तो ये जो शिफ्ट आता है उसको T1 मतलब इसमें से माइनस करते तो फाइनली फिर से यही आ जाता है। आया ना, मेरी बात समझ आ गई तुम? अब हेडिंग देखो प्रिज्म। प्रिज्म, प्रिज्म की खास क्या बात है? प्रिज्म में क्या है, दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरह से अरेंज्ड है कि इधर से जो रे है ये नॉर्मल बनेगा, ये कुछ इधर आएगा, ये फिर से नॉर्मल बना। यस यस। ग्लास लैब में क्या होता था, एक रे, एक सरफेस जो डेविएशन प्रोड्यूस कर रही थी दूसरी को क्या करती थी, कैंसिल कर देती थी। इसमें क्या है, ये रे इधर जानी थी इधर घूम गई, ये रे इधर जानी थी इधर घूम गई। इसके अंदर दो सरफेसेस क्या कर रहे हैं, पहले की डेविएशन को इनहेंस कर रहे हैं। आया ना, दो सरफेसेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह से अरेंज है कि दूसरी सरफेस क्या करती है, फर्स्ट सरफेस के कारण जो डेविएशन है उसको क्या करेगी, इनहेंस करेगी। क्या बात समझ में आ गई? पक्का। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, इसको क्या बोलते हैं, ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट और इमर्जेंट रे में क्या डिफरेंस है, ये रिफ्लेक्टेड है ये भी रिफ्लेक्टेड है, अगर ये इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड है। मेरी बात समझ में आई? तुम बात कर रहा हूं, अब ध्यान से समझना। ये जो एंगल है ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा होता है, जो सरफेस पे इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है उन दोनों सरफेसेस के बीच में जो एंगल है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। इंसिडेंट रे या रिफ्रैक्टेड रे एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाता है। क्या बात समझ आ गई?
अच्छी तरह से सबको बात समझ में आ गई? जब ये बात समझ में आई गई तो देखो इस एंगल को मैं बोल रहा हूँ आई, इस एंगल को बोल देता हूँ ई क्योंकि इमेजिनरी एंगल है, इसको बोल देता हूँ R1, इसको बोल देता हूँ R2। क्या बात समझ में आई? इस एंगल को क्या बोला R1, इसको क्या बोला R2। कोई प्रॉब्लम इसमें? इस सरफेस पे क्या डेविएशन आया? ये रेसिप्रोसिटी किधर जाने की है या रेड कलर से बना देता हूँ, ये रेसिप्रोसिटी किधर जाने की, तो ये एंगल आई तो ये भी पूरा एंगल क्या होता आई, तो ये डेविएट, ये आगे डेल्टा वन आया ना, पहला डेविएशन आ गया, तो डेल्टा वन किसके बराबर आएगा, या डेल्टा वन किसके बराबर आएगा आया ना। ऐसे ही यहाँ पे ये वाली रेंज आ जाएगी, ये एंगल R2 तो ये एंगल क्या होना चाहिए वर्टिकल डेविएशन आया होगा आया ना, तो ये तो डेल्टा टू किसके बराबर होता है, किसके बराबर आएगा E माइनस R2। दोनों डेविएशन क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो नेट डेविएशन क्या हो जाएगा और अपोजिट होते हैं, एक दूसरे में से माइनस करते हैं, तो नेट डेविएशन किसके बराबर आ जाएगा बोलो, यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ गया यहाँ तक? अब जब यहाँ तक समझ में आएंगे यार तो एक चीज समझो, मैं रेड वाला हटा रहा हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब देखो ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री, तो नॉर्मल है, फिर वो यहाँ बताओ ये एंगल क्या होगा, इसको देखो इसको देखो इसको देखो, ये एंगल की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस प्लस R2, ये वाला होगा ये वाला आया ना, बोल सकता हूँ क्या, एक चीज और बताओ, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, तो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट ले ये वाला, तो जब ये 90 ये 90 टोटल क्या होता है 360 होता है ना, तो ये 90 180 तो नहीं हो गया, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस 6, तो इस एंगल को मैं और क्या बोल सकता हूँ, ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम इस बात में, ये बात सबको समझ में आ गई? एक बार तो आप इसको कोऑर्डिनेट ले लो, ए दिस आए ना, तो 180 माइनस ए आ जाएगा, एक बार ये वाला ट्रायंगल ले लो तो ये क्या आ जाएगा 180 माइनस R1 प्लस R2 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, सबको समझ में आ गया? तो नेट डेविएशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो R1 प्लस R2 किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आएगा,
इसमें कोई डाउट है? ये तो ऐसे ही पता चलेगा देख के। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 प्लस R2 था, तो डेल्टा नेट डेविएशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, I प्लस E माइनस ये लिख सकता हूँ। क्या बात समझ आ गई? पक्का पक्का समझ आ गई? कोई डाउट? कोई डाउट किसी को भी? तब सुनो, एक चीज समझो, अगर मैं नेट डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ड्रॉ करूं, नेट डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो मेरे को जो कर्व मिलता है कुछ ऐसा मिलता है इसका। कुल मिला के बात ये है, जिस पोजीशन पे मिनिमम डेविएशन मिली, ये मिनिमम डेविएशन ही है ना, डेल्टा मिनिमम मिलेगी डेविएशन, ठीक है? पहले लिखो, मैं समझ लो यार। जयकरण कौन सी बात है, ये चीज बताई थी, यहाँ तक आई गया था मुझे, ये चीज आएगी R1 प्लस R2 की वैल्यू एक ही बराबर है। आगे बात समझो, ठीक है? अब देखो, एक चीज समझ आता हूँ, तुम्हें ये पता ना कि देयर इज लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइन। एक ही बात समझो, ध्यान से समझो। मान लो ये एंगल है 30 डिग्री, और मान लो ये वाला जो एंगल आ रहा है ना, वो आ रहा है 40 डिग्री, तो कुछ ना कुछ एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। तो अगर यूं लाइन जाएगी तो यूं जाएगी तो यूं जाएगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन कुछ ना कुछ तो आना ही है। अगर मान लो मैं इंसिडेंट ये कर दूं, तो रिफ्रैक्टेड रे यूं भी निकल जाएगी इसमें से, आया ना? इस टाइम पे इंसिडेंट एंगल क्या हो जाता है 40, और इमेजिन एंगल क्या हो जाता है 30 डिग्री। तो तुम ऐसा नहीं कर रहा कि चेंज इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री हो या इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री हो, डेविएशन सेम आना चाहिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही? ये बात समझ में नहीं? इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री हो या इंसिडेंट एंगल 40 डिग्री हो, एंगल ऑफ डेविएशन सेम आना चाहिए। इसका मतलब के लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या आएगा, सेम आएगा, आया ना? तो मैं ये कहता हूं, ये मान लो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल मान लो x है और इमेजिन एंगल y है, आया ना? तो सेम डेविएशन आपको फिर से कब मिलेगा, जब इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा, इंसिडेंट एंगल क्या हो जाएगा y, तो इमेजिन एंगल क्या हो जाएगा x। क्या लॉजिक समझ में आया? क्या बात समझ में? तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब i इसके बराबर हो जाए, ये के बराबर, लॉजिकली सर्किट है बात, आया ना? तो मिनिमम डेविएशन कब होगा, जब i इसके बराबर हो जाए, e के बराबर हो जाए, आया? तो at the time of minimum deviation, emergent angle should be equal to incident angle. लिख लो, at the time of minimum deviation, at the time of minimum deviation, yeah, at minimum deviation, I should be equal to E. Incident angle should be equal to emergent angle. यहाँ तक किसी को कोई डाउट?
किसी को भी कोई डाउट? बिल्कुल नहीं, बना भी नहीं चाहिए यार, ये भी सिंपल ही बात। अभी तुम्हारे स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं क्या? अब सुनो, जब आई ई के बराबर होगा तो R1 भी किसके बराबर हो जाएगा? R2। जब यही बात होगी यार, जब ये एंगल और ये एंगल बराबर तो ये तो सेम ही होंगे क्योंकि सेम ही तो मीडियम है, आया ना? इस टाइम पे R1 भी किसके बराबर हो जाएगा? R2 के बराबर हो जाएगा। तो R किसके बराबर हो जाएगा? ये दोनों सेम है तो R किसके बराबर हो जाएगा? A के बराबर होगा, A/2 के बराबर होगा। अरे 2R हो जाएगा तो R किसके बराबर हो जाएगा? A/2 के बराबर हो जाएगा। क्या लॉजिक समझ में आया? और ये दोनों भी सेम हो जाएंगे तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाएगा? तो इंसिडेंट एंगल किसके बराबर आ जाएगा? यहाँ तक बात समझ में आ गई? आए तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आई भी और आर भी है। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? 1 into sin i should be equal to mu into sin r। तो म्यू किसके बराबर आ जाएगा? sin r बाय, बोलो भाई, sin i बाय sin r आ जाएगा। तो sin i किसके बराबर आएगा? अपॉन आगे लिखा क्या लिखोगे? एक्चुअली ग्लास प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे निकाल आया ना? ये तुम्हारे स्कूल के प्रैक्टिकल में भी है। समझ में आई बात? ठीक है, ये स्कूल में भी पूछा जाएगा, बोर्ड में भी पूछा जाएगा। एंगल, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालते हैं यूजिंग एंगल ऑफ डेविएशन। अनुपम, अच्छा ये बात कैसे आई? ये वाली अरे यार इधर देख, मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिनिमम लिख देगा इसको। आई किसके बराबर लिखेगा? ई के बराबर, तो 2i हो जाएगा। ये माइनस है तो ये किधर है ना, ये बोलो ना, ये कर। अब ठीक है, R1 इक्वल टू R2 कब होगा? मिनिमम डेविएशन कब होगा? जब i e के बराबर है। तो जब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे तो यार इंसिडेंट एंगल ये है, रिफ्लेक्टेड एंगल सेम नहीं होगा, ये एंगल और ये एंगल सेम नहीं होंगे फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया। अब समझ में आ गई बात? एट द टाइम ऑफ मिनिमम डेविएशन होगा ना, R1 किसके बराबर हो जाएगा? R2 के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गया?
मिटा दो, मिटा दो। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं थिन प्रिज्म। क्या बोलते हैं? थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म क्या होगा? ऐसे लॉजिकली बताओ क्या होगा? ये एंगल क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, तो थिन प्रिज्म हो जाएगा। अरे बस समझे, थिन प्रिज्म का मतलब एंगल एक स्मॉल। सही बात है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाओगे? साइन आई इक्वल टू म्यू इनटू साइन आर लगाओगे, म्यू इनटू साइन आर टू शुड बी इक्वल टू साइन। क्या बात समझे? जब एंगल स्मॉल होता है तो लगभग आई किसके बराबर होगा? आई लगभग किसके बराबर होगा? एक चीज सोच लो, जब ये एंगल स्मॉल होगा तो इन दोनों का सम इसके बराबर होता है, तो मजबूरी है कि R1 भी स्मॉल होगा और R2 भी स्मॉल होगा। मेरे पास समझ में आ गया भाई? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए है। ए की वैल्यू 60 डिग्री है तो R1 की वैल्यू 40 हो सकता है, R2 की वैल्यू 20 हो सकता है। मैं बोल रहा हूँ मान लो ये ए की वैल्यू 2 डिग्री है तो R1 की वैल्यू कभी 5 हो सकती है क्या? मेरे बात समझ में आ गई तुम्हें? पक्का? तो अगर ये एंगल स्मॉल है तो पक्की बात है ये एंगल भी क्या रहने पड़ेगी? स्मॉल ही रहनी पड़ेगी। आया ना? तो मैं सीधा सीधा फॉर स्मॉल थीटा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, I इक्वल टू म्यू इंटू R1 E इक्वल टू म्यू इंटू R2। कोई प्रॉब्लम इसमें? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला I प्लस ई, आई प्लस ई की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू R1 म्यू R2 आया ना, माइनस R1 प्लस R2। कोई प्रॉब्लम नहीं है, R1 प्लस R2 चाहिए, ये भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आया ना। इसमें से म्यू कॉमन निकल जाएगा, म्यू कॉमन निकल जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 माइनस R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 किसके बराबर होता है? तो डेरिवेशन किसके बराबर आएगा? क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में? तो अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म होगा तो डेविएशन लगभग इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल होगा। जैसे मैंने एक चीज कह दी तुम्हें, फटाफट समझ जाना। अगर मान लो एंगल ऑफ प्रिज्म है आपके पास, वो है 6 डिग्री और म्यू की वैल्यू है 3/2। मेरे को फटाफट बताओ व्हाट विल बी द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस प्रिज्म? मतलब जो नहीं हो जा रही होगी वो कितने एंगल से मुड़ जाएगी, मतलब ये डेविएशन कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला लगाना, म्यू माइनस 1 3/2 माइनस 1 इंटू ए 6, 3/2 माइनस 1 कितना होता है? 1/2। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 3 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा। क्या लॉजिक समझ आ रहा है? और इन कौन सी बात नहीं समझ, ये बताना। बोल दे बेटा, बोल कर बता दे। बोल कर बता। बेटा मैंने कहा अगर ये एंगल छोटा होगा तो तेरे को पता है R1 प्लस R2 एक के बराबर होता है। मान लीजिए ये एंगल ही छोटा है
R1 और R2 भी दोनों छोटे ही हो सकते हैं, और अगर ये छोटे हैं तो ये एंगल भी अपने आप ही छोटे हो रहे हैं। हाँ यार, तो जब ये एंगल छोटे हो गए तो इस फॉर्मूला में जो आपने स्नेल्स लॉ लगाया इस सरफेस पे, तो स्मॉल एंगल के लिए sin i को i लिख सकते हो, sin r को r लिख सकते हो। ये दोनों की चीजों को लिख दिया इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, इन दोनों चीजों को इस इक्वेशन में पुट कर दिया, बस सॉल्व हो गया। आगे डेरिवेशन, तो इस केस में जो डेरिवेशन है वो लगभग क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल। हाँ या ना, वो सीधा ये बोलेगा कितना है, कितना डेविएशन है। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? मिटा दो इसको। अब देखो, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ से प्रिज्म से डिस्टेंस मान लो d है। आपको बताने इसकी इमेज का दिखाई दे जैसे देखो, तो देखो जो रे सीधी सीधी जाएगी वो यूं डायरेक्ट होगी, एक रे जो यूं जाएगी वो सीधी हो जाएगी, डेविएशन तो सेम हो रहा है ना इंसिडेंट एंगल से, तो ये डेविएशन डेल्टा है, इसके अंदर भी ये डेविएशन डेल्टा के लॉजिक समझ में आ गया। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे है या इमेजिन रे, इन दोनों को अगर मैं पीछे ले जाके मीट करूंगा तो इमेज कुछ यहाँ भी बनेगी। हाँ या ना, क्या बात समझ में आई? तो डिस्टेंस तो सेम ही रहनी है, तो इस केस में ये जो हाइट जो जितनी ऊपर ये शिफ्ट होगी वो कैलकुलेट करनी है। मान लो मेरे को फटाफट एक चीज बता दो, ये एंगल कितना होगा यार, ये डेल्टा तो ये भी डेल्टा ही होगा, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स u, तो tan डेल्टा किसके बराबर आएगा, y बाई t। हाँ है ना, तो y किसके बराबर आ गया, t tan डेल्टा, लॉजिक समझ में आ गया। और डेल्टा की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, कैसे, अभी तो सिखाया। हाँ है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ये दे रखा है, डेविएशन भी स्मॉल ही आता है। हाँ है ना, पुट कर दो सीधी वैल्यू आ जाएगी, क्या लॉजिक समझ में आ गया। तो जनरली ऐसे ही होता है कि इधर क्या रखा जाएगा, मिरर रखा जाएगा, बीच में इसका कुछ ऐसे बन जाए, प्रिज्म रख दिया, तो बोलेंगे भैया इसमें इमेज की पोजीशन क्या है, तो ये वाली डिस्टेंस तो सेम रहेगी, सिर्फ इसकी क्या होगी, हाइट चेंज हो जाएगी कैवासन में प्रिज्म रखने से, क्योंकि इसमें डेविएशन आ जाता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया, थिन प्रिज्म का एप्लीकेशन समझ में आ गया, थिन प्रिज्म का एप्लीकेशन समझ में आ गया। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन बताइए, क्या कंडीशन मिनिमम डेविएशन की, क्या होना चाहिए, R1 किसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर होना चाहिए, बस एक बात याद रखना, R1 किसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर होना चाहिए, और इंसिडेंट एंगल इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए। बेटा जी इसको ये लॉजिक समझ में आ गया? देखो देखो टॉपिक आगे और देखो, बताओ देखो कंडीशन फॉर
कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंसी। एंगल ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्रेजिंग इमरजेंसी का मतलब क्या है वो समझो। क्या आपने एक रे इंसिडेंट की, यहाँ टकराई और यहाँ टकराने के बाद में ये इधर से, मतलब इस सरफेस को ग्रेज करती हुई है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो मेरे को ये बताओ, देख कर ही बताओ, सीधा देख कर ही बताओ। ये एंगल आई है, ये एंगल आ रहा है, ये एंगल क्या होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। हाँ यार, पता ना क्यों? डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर जब लाइट ट्रांसमिट नहीं होती, वो एक एंगल होता है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। पीआईआर के अंदर बताया था। हाँ यार, याद है? तो ये क्रिटिकल एंगल आ जाएगा, सीधा ही क्रिटिकल एंगल आएगा। क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स क्या आएगा यहाँ पे? लेस देन 1 फैक्टर आना चाहिए ना। सराउंडिंग तो ये है, ये म्यू है, या म्यू1 म्यू2 होता तो लेस देन 1 वाला फैक्टर लेते, तो इसमें क्या आएगा? 1 बाई म्यू आ जाएगा। मेरे को सीधा बताओ ये वाला एंगल क्या आएगा? तो मेरा r प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए? r प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए? a के बराबर होना चाहिए। तो r की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? a माइनस सी। तो a की वैल्यू तो तुम्हें दे रखी है, और c की वैल्यू किसके बराबर है? साइन इनवर्स 1 बाई म्यू। याद है पसंद में? आया बहुत ही लॉजिकल बात है। तो इंसिडेंट एंगल आ सकता है क्या आपके पास? स्नेल्स लॉ लगा, साइन है यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर इक्वल टू म्यू इनटू साइन है। तो साइन है किसके बराबर आ गया? साइन आर की जगह क्या लिखोगे? क्या लॉजिक समझ में आ गया? तो आई किसके बराबर आ गया? आई कंडीशन फॉर ग्रेजिंग इमरजेंसी। आ रहा है क्या कुछ समझ में? और कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन भी यही है। आया ना? आई है। मैक्सिमम डेविएशन तभी आएगा जब एक एंगल 90 डिग्री होगा। आया ना? तो वो भी आ जाएगा इसी से। And what condition for no conditions? देखिए देख लिया बेटा? तो देखो कंडीशन फॉर नो इमरजेंसी। कंडीशन फॉर नो, इसको समझते हैं क्या है? एक चीज बताओ, अगर कंडीशन नो इमरजेंसी है, ये R1 ये R2 बन
R2 एंगल क्या होना चाहिए? शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो मैं ये बता कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A है। अब तुम्हें ये बताया इफ R2 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो ये बताओ, ये एंगल क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। हाँ या ना? R2 को तुम ऐसे लिख सकते हो, R2 क्या होना चाहिए? A माइनस R1। हाँ या ना? ये R2 है, तो मैं कहता हूँ माइनस R1 शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। हाँ या ना? दैट इज साइन इनवर्स 1 by ये बस ये है ना, ये कंडीशन आ गई। तो R1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो एक बार इसको क्रिटिकल एंगल ही लिखते हैं वरना कंफ्यूजन हो गई, बाद में रिप्लेस करते हैं। ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो R1 क्या होना चाहिए? R1 should be, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होना चाहिए? R1 should be less than किससे? A minus IC। नहीं, ये बात समझ देख लो, पक्का? ठीक है, तो R1 should be less than A minus IC होना चाहिए। तो लॉजिक तो सही है, पर प्रेजेंटेबल फॉर्म क्या है वो सोचने दो एक बार। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन ही होता है, हाँ या ना? ये चीज आएगी, कॉस से करते तो अपोजिट साइन हो जाता, पता नहीं तो ठीक है। अब तुम्हें ये पता है साइन आई इक्वल टू म्यू इनटू साइन R1। साइन R1 को क्या लिख सकते हो? जरा किधर लिखना है साइन R1? अब देखो ये वैल्यू इससे तो छोटी होनी चाहिए ना, चलो एक बार इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, साइन R1 मैं सीधा ऐसे लिखूं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ ऐसे लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं? अब तो सीधे साइन R1 ही है ना, म्यू नीचे चला गया। अब साइन R1 क्या होना चाहिए? इससे छोटा होना चाहिए, इसका मतलब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है शुड बी लेस देन, ये होना चाहिए। अब ठीक है, अभी करते हैं ना, अब मैं सीधा ये लिख सकता हूँ ना, इक्वल टू साइन ही आएगा, क्या आना चाहिए? अब समझ में आई मेरी बात? तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी ना, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स चला जाएगा इधर, ये लॉजिक समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिख लो एक बार, मैं अगली क्लास के बाद फिर से बताऊंगा तुम्हें, थोड़ी सी प्रेजेंटेबल फॉर्म होनी चाहिए इसकी। ठीक है, एक इसका लास्ट का फॉर्मूला आता है, वो मेरे दिमाग में नहीं आता क्या है इसका लास्ट फॉर्मूला।
चलो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली क्लास में बताऊंगा इसकी एक प्रेजेंट टेबल फॉर्म है, आई शुड बी रिटन टू अपॉन मतलब कौन सा ई बाय कुछ ऐसा है, अगली क्लास में बताऊंगा। ठीक है, आज जो पढ़ाया वो समझ में आ गया? तो ठीक है, बुक से एक बार रीडिंग लगा लेने हैं टॉपिक प्रिज्म वाली।